चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है और मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं जो 2023 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वायरल प्रश्न को लेकर के आए हैं। ऐसा नहीं है कि वही प्रश्न है जो बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे, नहीं, उसी पैटर्न पे आधारित कुछ जो एनुअल आपका जो वार्षिक जो क्वेश्चंस आता है एनुअल एग्जाम का, तो उसी पर आधारित जो बेस क्वेश्चंस होता है उसी को आज हम लोग कराएंगे। अगर इसमें से आप 100 में से अगर 70%, अगर लगभग 80% अगर आप बढ़िया से कर पा रहे हैं तो समझेंगे कि आप एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। 80-90% आपका आराम से आ जाएगा हिस्ट्री में। तो चलिए आज के वीडियो सीरीज को हम लोग करते हैं शुरू। और ये आपका मोटा मोटी वायरल प्रश्न की अगर कहें तो ये आपका सेकंड वीडियो सीरीज है। सेकंड वीडियो सीरीज में कुछ क्वेश्चन कराएंगे, कुछ अगले वीडियो सीरीज के लिए भी छोड़ देंगे। तो सबसे पहले इस तरह से जब आप एग्जाम देने जाइएगा एनुअल एग्जाम, तो इस तरह से कुछ जो है वो आपका ऊपर में रहेगा जिसमें कुछ कुछ जो बातें हैं वो लिखी जाएगी। आपको क्या क्या बातों पे ध्यान देना है, जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का भी प्रयोग नहीं करेंगे, ये सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। छोड़िए, अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है सर कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जल्दी से बताएंगे, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना का नहीं था, ये चांदी का नहीं था, लोहा का नहीं था कि तांबा का नहीं था। तो यहाँ पे याद रखेंगे, आपको सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का जब ज्ञान होगा उसके आगे का काल जो होगा वो उत्तर वैदिक काल हो जाता है, वो हम लोग देखे थे। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। अगले जो प्रश्न है सर वो प्रश्न है हड़प्पा में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रोपड़ से मिले हैं या मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से या फिर लोथल से। तो विशाल स्नानागार यानी वही एक आयताकार जलाशय की बात चल रही है। तो आयताकार जलाशय के बारे में आप सर पढ़े थे, कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जिसको सिंध का बाग कहते हैं, सिंध का नखलिस्तान कह सकते हैं आप, या फिर हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कह सकते हैं। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो। और यहाँ से ही कांसे का नर्तकी मिला है। और ये कौन से प्रदेश में है, तो सिंध प्रदेश में ये मोहनजोदड़ो स्थित है। और कौन नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। और इतने सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। मृतकों का टीला इसी को कहते हैं, कौन सी भाषा में, तो सिंधी भाषा में। भाषा और नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधी भाषा है, सिंधु नदी है। ठीक है, चलिए आगे अगर प्रश्न को देखें तो है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल ऑप्शन आपको दिख पा रहा होगा, सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। फटाफट से देखेंगे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में आपको प्रश्न है, जिस तरह से आप बनाना चाहे उस तरह से बना सकते हो। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर्स। आपको बताना है सिंधु होगा या ब्यास होगा, भोगवा होगा या रावी होगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि लोथल, लोथा याद रखेंगे, लोथ है तब भोगवे करेगा, तब भोगवा नदी याद रखेंगे। बेचारा क्या करेगा, लोथ है तब भोगवे ना करेगा। तो लोथल किस नदी के किनारे है सर, भोगवा नदी के किनारे। कौन राज्य में पड़ता है, तो लोथल गुजरात में पड़ता है, आप सब जानते हैं। और हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह वाला नगर यानी पत्तन वाला नगर कौन है, तो यही है लोथल। और इसको कहते हैं पूरे हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक राजधानी। इतना कम से कम बात आप याद रखिएगा। चलिए और भी बातें हैं, लेकिन इतना कम से कम जितना जरूरत है। अब यहाँ पे अब देखना है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है जी। प्रश्न है हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑफ बीच एज। आपको एक टाइम पीरियड बताना है, या लौह युग का है या कांस्य युग का है। ये सी ऑप्शन ए और बी दोनों, या डी ऑप्शन देखेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको इधर मिल पा रहा है, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, और दो इधर आपका ऑप्शन है। जल्दी से सोचेंगे, बोथ यानी ए और बी दोनों, और नन ऑफ दीज यानी इनमें से आपका कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये कांस्य युग की सभ्यता हो जाएगा। इस समय टी प्लस टी यानी तांबा और टीना दोनों को मिला करके और क्या बनाया जाता था, तो कांसा। बाकी हम आपको ये एनसीईआरटी के क्रम में ये भी बताए थे कि तांबा कितना मिलाया जाता है और टीना कितना, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सब सवालों पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। चलिए ये होगी आपका सही ऑप्शन बी, कांस्य युग की सभ्यता। अगले अगर प्रश्न की बात कर लेंगे सर, तो देखिए उसी तरह का प्रश्न आ गया है जो पहले हम अभी बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। अब नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा आप, जल्दी से बोलिए, हिंदी, सिंधी, उर्दू या फिर फारसी। बताइए मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। सही आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे सही है। अगले अगर प्रश्न की बात कर ले हम लोग, तो अगला प्रश्न है लोथल किस राज्य में स्थित है। फटाफट से बताएंगे सर, लोथल किस राज्य में स्थित है। गुजरात में है, या पश्चिम बंगाल में है, या राजस्थान में है, या पंजाब में है। जल्दी से बताएंगे लोथल कहाँ सिचुएटेड है। बताना है स्टेट का नाम, गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या फिर पंजाब। तो यहाँ लोथल अभी देखे थे कि गुजरात में है,
चलिए सही आंसर है लोथल। कहाँ है? गुजरात में। अभी देखिए ना, आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, बंदरगाह वाला भाग है। अगला है इंडिका के लेखक कौन हैं? जल्दी से बताइए इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 कौटिल्य, दूसरा मेगास्थनीज, तीसरा कालीबंगा, चौथा हरीश है। आपको जल्दी से बताना है इंडिका के जो लेखक है इंडिका पुस्तक के भाई वो कौन है? कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, कालिदास है या फिर हरिसेन है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा इंडिका पुस्तक की जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। ठीक है, चलिए इंडिका पुस्तक से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ेंगे, कुछ प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं जो छोड़ेंगे और ध्यान से आपको इसको बनाइएगा। अगला प्रश्न है धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर दो ऑप्शन आपको इधर दिखेगा, कनिष्क ने। एक मिनट, कितना नंबर प्रश्न था जी? चलिए धम्म की शुरुआत किसने की? आपको बताना है यहाँ धम्म की शुरुआत किसने की। तो यहाँ सही ऑप्शन जो होगा आपका ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। धम्म की शुरुआत कौन किया है? तो अकबर। धम्म का आशय भी हम आपको बताए थे कि धम्म का आशय क्या है? बड़े को आदर करना, सम्मान देना, छोटे से आदर से बात करना, ये सब हम लोग देखे थे। अगले प्रश्न है जल्दी से देखेंगे, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक जो है वो कौन था? जल्दी से देखिए। ए ऑप्शन है अशोक, बी है बिंदुसार और सी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य और डी है कनिष्क। तो फटाफट बताइए मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त, जो कि किनके शिष्य थे? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो अगला प्रश्न है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? जल्दी से बताएंगे कि गुप्त काल में कोई चीनी यात्री है जो भारत आए हैं और वो भारत आने वाले चीनी यात्री का नाम। पहला एसिंग, दूसरा फाहियान, तीसरा है वेनसोंग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताना है आपको। एक ऐसे जो गुप्ता एम्पायर में यानी गुप्ता पीरियड में एक चाइनीज ट्रैवलर यानी एक चीनी यात्री है जो भारत में आता है। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ सही जो ऑप्शन हो जाएगा सर वो 10वां के बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फाहियान। याद रखेंगे 10वां के बी हो जाएगा फाहियान। ठीक है, चलिए अगले अगर प्रश्न की बात कर ले तो कहते हैं पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की है? जल्दी से बताएंगे पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया है? हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा? आपको ऑप्शन मिल रहा है बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त, उदयन। जल्दी से बताएंगे तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो किसने किया है? तो उदयन ने। डी ऑप्शन सही है। चलिए 11 नंबर प्रश्न हम लोग करा दिए अभी 11 तक। अगले 12 प्रश्नों की अगर हम बात कर ले तो बड़ा इजी प्रश्न है, देखिए बढ़िया से। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? बताइए महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिनों तक चला है? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन? सब लोग जानते हैं महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला है? तो 18 दिन तक चला है। ठीक है, चलिए आगे। पुराणों की भी संख्या अगर पूछता आपसे तो कितना हो जाता? 18 ही हो जाता। ठीक है, आगे अगर प्रश्न देखेंगे कि महाभारत की रचना किसने किया है? तो महाभारत की रचना आपको ऑप्शन है वाल्मीकि, दूसरा है मनु, तीसरा है याज्ञवल्क्य और चौथा है वेद व्यास। जो इस तरह के सवाल अगर कंप्लीट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे खासे मार्क्स जो है वो बोर्ड में आपके आ जाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये सब ठीक कर लेंगे तो फिर हम लोग ज्योग्राफी में भी लग जाएंगे। लेकिन जल्दी जल्दी सब तमाम तरह के जो प्रश्न है जो हमेशा आते रहते हैं उसको देख ले। महाभारत की रचना किसने किए हैं? तो महाभारत की जो रचना है वो किए कौन है? जल्दी से बताएं। यहाँ पे तो सही ऑप्शन हो जाएगा सर आपका वेद व्यास। वाल्मीकि की अगर बात कर ले तो वाल्मीकि जो है वो रामायण के रचयिता है। मनु की बात कर ले तो ये मनु जो है वो मनुस्मृति बोल रहे हैं, हाँ मनुस्मृति के जो रचयिता है वो है आपका मनु। अगले प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? फटाफट से बताना है आपको कि ऋग्वैदिक कालीन जो लोग हैं वो किनकी पूजा करते थे? विष्णु की, लक्ष्मी की, प्रकृति के या फिर शिव के? जल्दी से बताइए ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? चलिए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका जवाब हम आपको, अभी तो सबका नाम वगैरह नहीं पढ़ सकते, ये लाइव नहीं है, लेकिन बाद में हम आपको रिप्लाई करेंगे। आप लोग सब अपना उत्तर देंगे कि ऋग्वैदिक काल के लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे। थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें कि ऋग्वेद के टाइम में जितने भी ऋग्वेद से जो जानकारी मिला है तो ऋग्वेद के जितने भी मंत्र है वो सभी के सभी मंत्र जो है वो अग्नि के उपासना को समर्पित है। जबकि ऋग्वेद के प्रमुख देवता की बात कर ले तो इनका प्रमुख देवता जो है सर वो इंद्र है। इतना हम आपको इशारा कर रहे हैं। चलिए बाकी आपके सामने गॉड्स का नाम दिया हुआ है, आप उनकी किनकी पूजा होती है उनका नाम बताना है। अगले प्रश्न है सांची किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। जल्दी से बताएंगे। तो बात कर ले हम सांची की, तो सांची कौन से राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। कभी कभी जिला पूछ लिया जाता है तो आप याद रखेंगे रायसेन जिला। कौन सा जिला? रायसेन। मध्य प्रदेश के कौन सा जिला में आता है? रायसेन में आता है। अगले याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ?
कहाँ कहाँ है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, जल्दी से बताना है कि गौतम बुद्ध का जो वर्थ पैलेस है सर ये कहाँ पे है, गौतम बुद्धा का वर्थ पैलेस बताना है। नालंदा, ये बोध गया, ये सारनाथ या फिर कपिल वस्तु, फटाफट बताएंगे। तो इनका जो जन्म स्थल है वो कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कपिल वस्तु, नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हुआ था इनका, कहाँ पे, बोध गया में 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है। सारनाथ में वो ज्ञान सबसे पहले दिए थे जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और नालंदा की अगर बात किया जाए तो नालंदा में जाकर करके चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा फिजूल हो रहा है। पुराणों की संख्या कुल कितने हैं, 16, 17, 18, 20, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। हीन और महायान का संबंध किस धर्म से है, तो आप सब जानते होंगे बौद्ध, जैन, शैव, इस्लाम, तो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन बौद्ध, याद रखेंगे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बौद्ध। हीनयान और महायान दो शाखा चौथी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति जो है वो आपका किसके समय काल हो रहा था, तो कनिष्क के काल में हो रहा था, ठीक है। चलिए आगे, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, फटाफट बताएंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था, हम लोग इसके लिए देखे थे कि राजा महाराजा आजा यानी पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। महाराजा देखे थे महाकश्यप आजा यानी अजातशत्रु। तो यहाँ पे एक चीज और हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट के साथ कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में यानी बीसी में होता है, याद रखेंगे बुद्ध की मृत्यु कब होता है, 483 ईसा पूर्व में होता है। उसके 100 साल के बाद अजातशत्रु का काल आता है। अजातशत्रु अपने टाइम पीरियड में ये बौद्ध संगीति कराता है। तो हम लोग देखे थे 100 साल अगर लेस कर ले तो आपका आ जाएगा 383 ईसा पूर्व के आसपास में जो है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है वो आप ध्यान रखिएगा कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है सर वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो उसी वर्ष अजातशत्रु के द्वारा इनके जब मृत्यु हुई थी उसी वर्ष जो है 483 में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसके बाद हम लोग देखे दूसरी बौद्ध संगीति जो कालाशोक के टाइम में हुआ था वो 383 में हुआ था, डायरेक्ट फिर 100 साल के बाद हुआ था। तो चलिए ध्यान से सुनेंगे, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अशोक के समय काल में हुआ था, मौर्य वंश उस समय चल रहा था। चलिए अगला प्रश्न हम आपके लिए एक छोड़े, नाथ मुनि का संबंध है किससे है, ये बताइए। नाथ मुनि का जो संबंध है वो सर किससे है, इशारे के लिए इतना हम आपको बता रहे हैं कि नाथ मुनि जो है वो आपका गुप्त के बाद के हैं और आपको ये बताना है कि जैन धर्म से है, ये बौद्ध धर्म से है, शैव धर्म से है या फिर वैष्णव धर्म से है। तो एक 20 नंबर भी प्रश्न जो है वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप कैसे पढ़े हैं, किस तरह से आपसे बनता है कि नहीं, चूंकि ये सब कठिन सवालों में आता है तो जान से हम आपके लिए सब छोड़ रहे हैं। ईजी छोड़ेंगे तो ये सब कहीं भी आप बना पाइएगा। तो चलिए ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न आपके सामने दिख पा रहा होगा कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया, मुगल बादशाह ने किया, अकबर ने या फिर बाबर ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने, जल्दी से बताएंगे कि तंबाकू का सेवन करने वाले बताइए मुगल सम्राट का नाम। तो आपका यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा सर वो हो जाएगा अकबर। अकबर की बात कर ले तो ये सती प्रथा को बंद करेगा, जजिया कर जो है ये इसको खत्म करेगा, मैंने बंद करने का प्रयास करेगा, मैंने अच्छी जितने खराब चीज है उस सबको ये बैन किया है। लेकिन ये याद रखेंगे इसके टाइम में दक्षिण भारत से बीजापुर की तरफ से 1504 में ये 1505 तक तो इसका समय का रहता है ना टाइम पीरियड। तो 1504 में याद रखेंगे एक तंबाकू का इनको पौधा लाया जाता है और फिर ये सेवन करते हैं। तो इनके टाइम में, अकबर के टाइम में याद रखेंगे तंबाकू जो है वो शुरू किया गया था। लेकिन वही इनका जो लड़का आएंगे जिसका नाम क्या है, तो सलीम, बचपन का नाम तो सलीम है लेकिन बाद में जहांगीर के नाम से वो जाने जाते हैं। तो वही जहांगीर जो आएंगे तो वो तंबाकू पर प्रतिबंध लगा देंगे यानी बंद करेंगे। और ये सब ऐसा चीज है जो कभी बंद होने वाला तो है ही नहीं, आप देख ही पा रहे हैं कि अभी भी चल रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कहेगा कि तंबाकू का सेवन करने वाला सर्वप्रथम मुगल सम्राट तो अकबर हो जाएगा, लेकिन कहेगा बंद करने वाला, तब वहां पे आपका सही जो जवाब हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। तो बाकी आप समझ रहे हैं, यहाँ के लिए इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन सही है। अगले 22 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, 2, 3 या फिर इधर देख पाएंगे आप 4 या 5, जल्दी से बताएंगे। विश्लेषण इसलिए किसी पे दे रहे हैं ताकि आप भुतलाएं आप कम से कम, ठीक है। तो आईने ए अकबरी की अगर हम बात कर ले तो ये ध्यान रखिएगा कि कितने भागों में विभक्त है, तो ये 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। चलिए अगले अगर प्रश्न की बात कर ले तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं कि अकबरनामा के अनुवादक कौन थे। अकबरनामा के अनुवादक का नाम बताइए।
जो अकबरनामा को ट्रांसलेट किए थे। तो ट्रांसलेटर का नाम बताना है आपको, अनुवादक को ही ट्रांसलेटर कहते हैं। बेब्रिज है या फिर जैरेट है या फिर ब्लैकमैन है या इनमें से सभी, फटाफट बताएंगे जो अकबरनामा को अनुवाद किए थे। ये तो सब जानते होंगे कि अकबरनामा के जो लेखक हैं, लिखने वाले वो हैं कौन, तो अबुल फजल हैं। लेकिन ये भी बात ध्यान से सुनेंगे कि 20वीं शताब्दी में बेब्रिज के द्वारा ये जो अकबरनामा है, चूंकि अकबर के टाइम में फारसी भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, तो ये जो लैंग्वेज में लिखा गया था, तो इसको अकबरनामा को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करने का जो काम है वो बेब्रिज के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, अकबरनामा का अगर अनुवादक अगर कह देगा ट्रांसलेटर, तो यहाँ हो जाएंगे आपका बेब्रिज। ठीक है, चलिए अगले अगर प्रश्न की बात कर लें तो 24 नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? अकबर ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने? बताइए, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला बताओ मुगल सम्राट कौन है? कौन राजधानी फतेहपुर सीकरी रखा है? तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा सर वो अकबर हो जाएगा। अकबर के टाइम में जो राजधानी दिल्ली पर रह करके और लोग हुकूमत किया करते थे, तो अकबर के टाइम में जो राजधानी थी वो कहाँ थी सर? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में। मोटा मोटी समझेंगे, बगल में ही है फतेहपुर सीकरी। चलिए अब आगे अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? फटाफट बताना है आपको कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? 1562, 1564, 1579 और इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताएंगे, बाकी जो बच्चे होंगे जो मुस्कुरा रहे होंगे। चलिए हम आपकी बातों को ध्यान में रखते हैं, इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किया, तो आप इसमें से एक टिक कर सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। अन्यथा याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न बहुत कम आते हैं, आपको सही ऑप्शन वहां पे मिलेगा। अकबर जो दीन ए इलाही चलाया है वो याद रखेंगे 1582 ईस्वी में, तो ये अपना एक नया धर्म चलाने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए ध्यान सुनेंगे, सक्सेस नहीं रहा वो अलग बातें हैं। तो एक नई धर्म जो है चलाने के, सभी धर्मों को एक पटरी पर लाना है, सबको एक साथ, न हिंदू और मुस्लिम, न वेद न भेदभाव, इसको दूर करने के लिए अकबर ने 1582 ईस्वी में एक दीन ए इलाही धर्म चलाने का प्रयास किया। तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार पूछे जाते हैं कि दीन ए इलाही की शुरुआत तो 1582। ठीक है, ये कहेगा अकबर ने एक नया धर्म कौन चलाया? तो दीन ए इलाही। ये कहेगा कि दीन ए इलाही का संबंध है किससे? शासक का नाम दे देगा तो अकबर से। यही कुछ करते रहता है और क्या। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया आपके सामने, बहुत प्यारा सा सवाल है कि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, मुनीम खां, लातीफ, हुमायूं? फटाफट बताइएंगे कि बैरम का संरक्षक कौन था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। मात्र 14 वर्ष का अकबर था, तो इनकी राज्य अभिषेक जो है पंजाब के कालानौर में करा करके और दिल्ली लेके आते हैं। जब दिल्ली लेके आते हैं तो विक्रमादित्य हेमू का कब्जा होता है दिल्ली पर, तो फिर अकबर को युद्ध करना होता है विक्रमादित्य हेमू से। लेकिन अकबर खुद 14 वर्ष के हैं, तो कैसे लड़ पाते? तो इनके तरफ से जो इनका जो संरक्षक के रूप में बैरम खां है, वो बैरम खां ही लड़ते हैं और बैरम खां जो है पानीपत के युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ते हैं। विक्रमादित्य हेमू की हार हो जाती है। हम लोग देखिए कैसे हार हो जाता है, तीर उसके आंख में भी लग जाता है। चलिए 27 की बात कर ले तो भारत में मुगल वंश के स्थापना किसने की? मुगल वंश की स्थापना किसने की भारत में? बहुत इजी सा सवाल है। अकबर है, बाबर है, शाहजहां है या औरंगजेब है? कई बच्चे ऐसे होते हैं कि इतने इजी से इजी सवाल को भी नहीं बना पा के आते हैं। कई बार तो दिया जाता है कि ताजमहल के संस्थापक कौन है, तो बचपन में भी पढ़ लेना होता है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं बना पाते हैं। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? अब ये बताना है कि बाबर ने। 1526 में कौन आता है भारत में? 1526 में भारत में बाबर आते हैं, जो पहली बार तोप का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये किसको हराते हैं? तो इब्राहिम लोदी को, पानीपत के पहली लड़ाई में। चलिए ये क्या हम बोले, अभी प्रश्न बोले ही कि प्रश्न आ ही गया। अभी देखेंगे ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, गोमती के किनारे या फिर सोन के किनारे? तो चलिए हम वहाँ शासक के नाम बोल रहे थे अभी, और ये नदी से रिलेटेड ताजमहल पूछ लिया गया। तो देखिए, चाहे ताजमहल हो चाहे आपका दिल्ली का लाल किला हो, ये दोनों के दोनों यमुना नदी के किनारे है। यही यमुना उत्तर प्रदेश में आती है। हालांकि गंगा ऐसे निकलती है ना गंगोत्री से, तो गंगा के ऊपर वाले भागों से यमुनोत्री निकलती है, लेकिन ऐसे बहती है हरियाणा होते हुए और फिर ये उत्तर प्रदेश में आती है और इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज है, वहां पे जाकर के अपना जल गिरा देती है। इस दौरान ये याद रखेंगे, ताजमहल जो आगरा में है यहाँ से भी आता है, और हरियाणा के जो पश्चिमी भाग है दिल्ली, तो दिल्ली में भी लाल किला के नज़दीक से गुजरते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर लाल किला भी कहे कि किस नदी के किनारे, तो यमुना ही हो जाएगा, और ताजमहल कहेगा तो यमुना ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बात कर ले, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, दक्षिण भारत से रिलेटेड है। विजयनगर पढ़े होंगे जो आराम से बना पाएंगे। गोपुरम का संबंध है गाय से, या फिर गाय से हो गया, व्यापार से हो गया, या फिर आगे देखेंगे मंदिर से या फिर नगर से? तो हम लोग देखें
कि गोपुरम का जो संबंध है सर, वो दक्षिण भारत में साउथ का जो बड़ा सा एकदम मंदिर होता है, पूरा एकदम मेला लगेगा भव्य, आगे मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है उसी को कहते हैं गोपुरम। अब हमें तो बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझिएगा कि मुख्य द्वार को ही क्या कहते हैं, तो गोपुरम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध किससे हो जाएगा, गाय से या व्यापार से, तो ये दोनों में से कोई नहीं। अब नीचे के दो ऑप्शन देख ले, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा मंदिर से। चलिए बना पाए होंगे आप। अगले बहुत बढ़िया सा प्रश्न है और अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। फटाफट बताना है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। निकोलो डी कॉन्टी को, निकोलो कॉन्टी यहाँ पे लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जी.एस. लिविदेव, तीसरा है कार्ल मार्क्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो जी.एस. लिविदेव है। याद रखेंगे जी.एस. लिविदेव, जो रूस में भारत विद्या का क्या कहे जाते हैं, तो जनक। चलिए एक आध प्रश्न ही देख ले, चूंकि अच्छा खासा लेंथ हो गया होगा वीडियो का मेरे ख्याल से, तो अगले पार्ट्स को हम लोग बाकी क्वेश्चन को अगले पार्ट्स में करा लेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जाते जाते देखते जाइए कि निम्न में से महिला संत कौन है। ऑप्शन है आपके सामने मीरा, दूसरा है अंडाल, तीसरा है कराइकल और चौथा है इनमें से सभी। तो हम लोग देखें, मीरा भी एक महिला संत ही है, अंडाल भी महिला संत ही है। तो देखो ये फरियाय नहीं है कि कौन महिला, कौन विष्णु संत है, कौन शैव संत है, कुछ नहीं है। ठीक है, कौन किसके भक्त है, तो महिला संत केवल कह रहा है। तो सब के सब जो है वो तीनों के तीनों महिला संत है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। तो बाकी बहुत सारे प्रश्न है जो हम आपको कराते हैं, लेकिन टाइम बहुत अच्छा खासा लेंथ हो जाने के कारण वो अगले दिन के लिए हम छोड़ रहे हैं। और अगले पार्ट 1 पार्ट 2 का सीरीज आप देखते आइएगा। काफी सारे क्वेश्चन आपको हम हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से वो करवा देंगे और एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण जैसे कि अपने आप को पाइएगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने